नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम पॉलिटी के अंदर नेक्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा कि पॉलिटी का बैच चल रहा है और पॉलिटी के अंदर हमने अभी तक के फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 25 तक से हमें स्टार्ट करना था। उसके पहले के जितने भी आर्टिकल्स थे वो हम कवर कर चुके थे। अगर सीक्वेंस की बात करें तो देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। सैलिएंट फीचर्स हम देख चुके हैं, प्रेम्बल देख चुके हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देख चुके हैं। सिटीजनशिप ऑलरेडी कवर्ड है, फंडामेंटल राइट का एक पार्ट हो चुका है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पार्ट। आर्टिकल 14 से लेके जो आर्टिकल 24 तक के आपको देखने को फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे इन द लास्ट क्लास। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 32 तक के जो फंडामेंटल राइट है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ आर्टिकल 25। अब आर्टिकल 25 से 28 आपको जो देखने को मिल रहा है, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आ रहा है। इसके पहले हम देख चुके हैं राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के। देन वी हैव सीन राइट टू फ्रीडम, लास्ट क्लास में देखा था 19 से लेके 24 तक के, सॉरी 22 तक के देखा था। 23 में तो हमने ये दो देखे थे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक के। एक बार 23 देख लेते हैं, देन उसके बाद में 23, 24 हमारा ये वाले भी बाकी थे। इसके अंदर डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रॉड आइडिया हमें पता होना चाहिए। लेट अस सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स लेबर। देखो क्या हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स लेबर, ये सबको प्रिवेंट यहाँ पे करता है, प्रोहिबिट करता है। अप्लाइज इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी, एमरजेंसी के समय पे भी आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। बेगार, फोर्स लेबर, ये जितने भी आपको ट्रैफिकिंग वाले और जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है अंडर आर्टिकल 23। अब देखो, एक तो हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये तो सभी को पता ही है आपको। सेकंड हो गया बेगार और थर्ड हो गया फोर्स लेबर। फोर्स लेबर भी आप समझ रहे हो, फोर्स लेबर ईजिली समझ सकते हो। थर्ड, अब बेगार जो है, बेगार के अंदर आप समझ लीजिए अनपेड लेबर इसके अंदर आ जाता है, या फिर बहुत ही कम पेमेंट के थ्रू, वर्क टेकन विदाउट पेमेंट और विथ नॉमिनल पेमेंट, ऑफन थ्रू कोअर्शन। कोअर्शन का आपको यहाँ पर यूज़ देखने को मिलता है। अनपेड लेबर या फिर वेरी मिनिमल आपको यहाँ पे पेमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डेप्थ बॉन्डेज जो होता है, सोशल प्रेशर, इकोनॉमिक कंपल्सन, ये सब कहीं ना कहीं इसके अंदर बेगार के अंदर इंक्लूड है। तो ये सब फोर्स लेबर का भी पार्ट आ जा रहा है, ये सबको प्रोहिबिट कहीं ना कहीं करना है। सिटीजन, नॉन सिटीजन दोनों इसके अंदर प्रोटेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। एक इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आप देखोगे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो आर्टिकल 23 से डिराइव हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो भी जैसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग कर रहे फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर विमेन की ट्रैफिकिंग हो रही है, तो ये सब इमोरल ट्रैफिकिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे विक्टिम मैन भी हो सकता है, वीमेन भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ट्रैफिकिंग इमोरल मीन्स कहीं ना कहीं ये नॉट ओनली अबाउट वीमेन, जेंडर न्यूट्रल आपको ये टर्म देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नाउ लेट अस लुक एट द आर्टिकल 24 की बात करें। देखो, प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर अंडर 14 इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड माइंस। हैजार्डस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया, माइन हो गया।
अंडर 14, ठीक है। 14 साल से कम बच्चे, अब 14 और इसको 10 ऐड कर दो तो ये हो गया 24। यहाँ पे आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग मिल जा रहा है, फोर्स लेबर मिल जा रहा है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर मिल जा रहा है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन इसके अंदर होता है 23 24 के अंदर। अब ये हजारडस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा है, हर तरीके का चाइल्ड वर्क यहाँ पे बैन नहीं हो रहा है ना, सिर्फ हजारडस ऑक्यूपेशन के अंदर जो है चाइल्ड का वर्क बैन हो रहा है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे आप देखोगे इंडस्ट्रीज़ रहती है, टेलीविज़न इंडस्ट्री रहती है, वहाँ पे भी तो चाइल्ड आर्टिस्ट का आपको रोल देखने को मिलता है, बट बिकॉज इट इज़ नॉट अ हैजार्डस डोमेन ऑफ वर्क, देयरफॉर यहाँ पे आपको प्रोहिबिशन नहीं देखने को मिलता है। जहाँ पे उनकी जान को खतरा हो सकता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं हैजार्ड है, वो वाले वर्क के अंदर उनका प्रोहिबिशन किया गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं चाइल्ड वेलफेयर एजुकेशन के साथ में ये सब चीज़ें कनेक्ट हो रही है। पीपल यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, बॉन्डेड लेबर वायलेट्स आर्टिकल 23। ऑब्वियस सी बात है, बॉन्डेड लेबर कहीं ना कहीं आर्टिकल 23 को वायलेट कर रहा है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, जिससे डेप्थ में यूपीएससी नहीं जाएगा। बट अगर हमारा ओवरऑल ब्रॉड पर्सपेक्टिव अच्छा चल रहा है, आप अगर बेसिक भी आपको पता है तो इजीली आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, ठीक है। अब इसके अंदर देख लेते हैं कंसाइंस एंड रिलीजन के अंदर क्या बातें हो रही है। आर्टिकल 25(1), ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। दो इसके अंदर पार्ट आ रहा है ना, ए दैट इज़ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड सेकेंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रोपोगेट करना है, ठीक है। प्रोफेस मीन्स कहीं ना कहीं आप उसे प्रोफेशन से आप समझ सकते हैं, प्रोफेस वाला जो वर्ड बना है इसका मतलब होता है कि टू डिक्लेयर समथिंग, है ना, टू डिक्लेयर समथिंग, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपना बता सकते हैं कि आपका रिलीजन कौन सा है, उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बारे में पब्लिकली बोल सकते हैं। प्रैक्टिस समझ में आ रहा है कि आप प्रैक्टिस उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोपोगेट उसको फैला रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस आपको देखने को मिल रहा है, एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट। पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ, ठीक है। मोरलिटी, अब आप देखोगे सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे मोरलिटी की बात हो रही है, इसके पहले कोई आर्टिकल में मोरलिटी की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे मोरलिटी की बात हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोरलिटी आ रही है वर्ड, तो कहाँ पे आ रहा है वो, इट इज़ इन आर्टिकल 25, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 25(2) बात करता है स्टेट में मेक लॉज फॉर रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो भी आप देखोगे ये सब एक्टिविटीज़ हो रही है, स्टेट कैन मेक लॉज फॉर रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटीज़। इसके अलावा प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म इंक्लूडिंग थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन। इसके साथ में स्टेट ऐसे लॉज भी बना सकता है जहाँ पे प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म इंक्लूडिंग थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन। आप देखोगे ना बहुत सारे जो मंदिर हैं उनका कहीं ना कहीं स्टेट वहाँ पे लॉज के थ्रू कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल तिरुपति आप देख लोगे, ऐसे बहुत सारे आपको साउथ में टेम्पल मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं हिंदू टेम्पल पे बोला गया है कि हिंदू टेम्पल को कहीं ना कहीं स्टेट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर अदर रिलीजन। तो जो भी बात है आपको कहाँ से वो डिराइव होते हुए दिख रही है, आर्टिकल 25 से, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म इंक्लूडिंग थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन। इसमें आप देखोगे स्टेट इंटरवेंशन की बात हो रही है फॉर रिफॉर्म। ये देखो, ये कहीं ना कहीं स्टेट कैन मेक लॉ मीन्स स्टेट यहाँ पे इंटरवेंशन कर सकता है इन द डोमेन ऑफ रिलीजन। इसके साथ में आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और सेक्शन हैज़ अ राइट to establish and maintain the institution for religious and charitable purposes, to manage its own affair in matter of religion, to own and acquire movable and immovable property, to administer such property in accordance with law.
देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब आपके रिलीजियस अफेयर जो भी है उसको फ्रीडम है आपके पास में कि आप उसको मैनेज कर सकते हो। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और सेक्शन हैज़ द राइट, कौन सा राइट है, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर देयर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, आप अपने हिसाब से, आप जो भी डिनोमिनेशन को फॉलो करते हैं, जो भी सेक्शन वाले हो, आप अपने हिसाब से इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। इसके अलावा टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, आप अपने रिलीजन के मैटर में जो अफेयर्स है उसको खुद मैनेज कर सकते हो। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो, ओन कर सकते हो। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, और फिर इसको आप एडमिनिस्टर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ। अगेंस्ट इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, जैसा 25 में आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पे, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, इसको PMH तरीके से भी याद कर सकते हैं, डेट इज़ PMH या POMH, पोमो एच। ठीक है, जो भी अब तरीका एकदम आपको याद होना चाहिए, PMH। आर्टिकल 27 की बात करें, राइट फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स दोज whose proceeds are specifically used for promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। ठीक है, तो भाई यहाँ पे वही बात है कि आपको कोई भी टैक्स, अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन और पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने, मेंटेनेंस करने के लिए कुछ टैक्स लगाया जा रहा है, तो यू आर नॉट कंपेल्ड टू पे सच टैक्सेस। और इससे क्या हो रहा है, इट एंश्योर्स सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, कि भाई कोई भी आप किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अगर कुछ हो रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास में यू कांट बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस। इसके बाद में आ रहा है आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 28 सब क्लॉज 1, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होनली मेंटेन बाय स्टेट फंड। अगर कोई स्टेट फंड के थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन हो रहा है पूरी तरीके से, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी, शाल कांट बी प्रोवाइडेड, या फिर शुड नॉट बी प्रोवाइडेड, शाल नॉट बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे क्या है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शाल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 28 सब क्लॉज 2 की बात करें, दिस रेस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू इंस्टीट्यूशन, और ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन है ऐसे इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं होता है विच हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर द एनरोलमेंट और ट्रस्ट रिक्वायरिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो फुल्ली अगर मेंटेन हो रहा है स्टेट फंड के थ्रू, तो वहाँ पे तो इस तरीके से कुछ आप एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते कि आप पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो स्टेट ने नहीं बनाया है, लेकिन बस स्टेट उसे एडमिनिस्टर कर रहा है, तो ऐसे केस में ये वाली जो पूरी ये सब चीज़ें हैं वो अप्लाई नहीं होगी। इसके बाद में आर्टिकल 28 सब क्लॉज 3 बात करता है, नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप विदाउट कंसेंट इन स्टेट रिकॉग्नाइज और एडेड इंस्टीट्यूशन। रिक्वायर्ड टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप विदाउट कंसेंट इन स्टेट रिकॉग्नाइज और एडेड इंस्टीट्यूशंस। नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप विदाउट कंसेंट इन स्टेट रिकॉग्नाइज और एडेड इंस्टीट्यूशन। अगर स्टेट ने किसी को रिकॉग्नाइज किया है और या फिर एड कर रहा है कोई भी इंस्टीट्यूशन को, तो भाई पर्सन, कोई भी ऐसे पर्सन को आप कहीं ना कहीं उसकी कंसेंट के बिना उसको बोल नहीं सकते कि यू हैव टू अटेंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप विदाउट कंसेंट, मतलब वहाँ पे व्यक्ति की कंसेंट होना जरूरी है इन स्टेट रिकॉग्नाइज और एडेड इंस्टीट्यूशंस। इट अप्लाइज टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड, किसकी बात हो रही है, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक के राइट टू रिलीजन वाला जो बात हो गई। सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को राइट है, बिकॉज दोनों अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, इंडिविजुअल की तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है फ्रीडम, एट द सेम टाइम ग्रुप की फ्रीडम भी प्रोटेक्ट हो रही है। सेकुलरिज्म को मेंटेन किया जा रहा है विद द रिलीजियस ऑटोनॉमी। ठीक है भाई, यहाँ पे रिलीजियस ऑटोनॉमी की भी बात हो रही है कि
यू कैन फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। इसके साथ में यू कैन हैव दैट कंसाइंस राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। इसके साथ में यहाँ पे इसके साथ में आप देखोगे ये आपको देखने को मिल रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26 के अंदर। तो ये सब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं रिलीजियस ऑटोनॉमी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर, चर्च मठ की इकोनॉमी आपको देखने को मिल जा रही है, सॉरी ऑटोनॉमी देखने को मिल जा रही है। मैनेज रिलीजियस अफेयर अभी ही बताया आपको मैं। 27 में नो टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशन, सेकुलर कैरेक्टर अपहेल्ड, कोई भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप स्पेशल टैक्स नहीं लगा सकते हैं। 28 बात करता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड स्कूल एक्सेप्ट माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसे जो स्टेट जहाँ से पैसा आ रहा है वहाँ पे आपको रिलीजन इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। SR बोम्मई ने क्या बोला है, सेकुलरिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है, बेसिक ढांचा। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक आपको इस तरीके से आपको बुक देखने को मिल रही है, उसके अंदर ये सब पूरा ब्रॉड फीचर्स आर्टिकल दिए है, उसके ब्रॉड फीचर्स अपने सैलेंट फीचर्स हम देख चुके हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखोगे, इसको अगर आप कोई मूर्त रूप दोगे या फिर उसको कहीं बनाओगे तो इसका कहीं ना कहीं एक ढांचा बनेगा। ढांचा मीन्स कहीं ना कहीं इसके बोन बन जाएगा, ठीक है। और वो बोन के अराउंड ही ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी ऐड होती हुई मिल रही है। तो ऐसे कौन से वो स्ट्रक्चर है, ऐसा कौन से वो एलिमेंट है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं बताता है इट इज़ जो बताता है कोर एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है मेन, जिसके अराउंड पे पूरा आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग लेयर्स और अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं या फिर उससे डिराइव हो रहे हैं, तो वो जो ढांचा आ रहा है इट इज़ नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम और बाद में अच्छे से देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो अलग अलग जगह पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर के अलग अलग सब पॉइंट्स अलग अलग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में अलग अलग बातें करी है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो SR बोम्मई केस 1994 के अंदर इन्होंने बताया था कि सेकुलरिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लेट अस मूव अहेड। इसके बाद में देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 29 और 30 आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये किसकी बात हो रही है? ये सब यहाँ पे आपको मेनली देखने को मिलेगा माइनॉरिटीज़। अब कौन कौन सी माइनॉरिटीज़ है, लेट अस सी। आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। हमें क्या करना है? माइनॉरिटीज़ का कल्चर, उनके इंटरेस्ट, उससे प्रोटेक्ट करना है। अब क्या क्या प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज बोली हो गई। अगर आप लैंग्वेज को लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा? वो स्क्रिप्ट में। तो लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, एज वेल एज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, उसको हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रोटेक्ट। ऑल्सो इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन। एडमिशन में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट में भी प्रोटेक्शन इन्हें दिया गया है, कि इन्हें माइनॉरिटीज़ को। इसके बाद में आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज़ कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आप तो सबसे पहले एस्टेब्लिश करो और उसके बाद में एडमिनिस्टर कर सकते हो। ठीक है, एस्टेब्लिश, कोई भी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हो। नो डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांट्स बाय स्टेट। यहाँ पे आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा बाय द स्टेट। इसके बाद अलावा अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ TMA पाई केस। TMA पाई केस 2002 के अंदर आया था। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है, उसके ऊपर इन्होंने जजमेंट दी है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैव ऑटोनॉमी बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेगुलेशन। ठीक है भाई, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैव देयर ऑटोनॉमी, बट ऐसा नहीं है कि पूरा की पूरा वो अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो हैविंग
द रेगुलेशन विच इज़ रीजनेबल, ठीक है, बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेगुलेशंस। तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 29 एंड 30 मेनली डील विथ माइनॉरिटीज राइट एंड द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 सभी को पता है। आर्टिकल 32 बी आर अम्बेडकर जी हैज called it heart and soul of the constitution. What is the word that has been used by him? Heart and soul. Heart भी है, soul भी है, ये दिल है और कहीं ना कहीं इसकी आत्मा आपको देखने को मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। व्हाट इज़ दैट? आर्टिकल 32। अब आत्मा और ये दिल ये कैसे हो गया? ये इसके लिए हो गया बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब मान लो कोई चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बताया उसके बारे में, बट इट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड इन द ऑन द ग्राउंड लेवल, तो उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कराया जा सकता है? तो उसको इम्प्लीमेंट कराने की जो बात बोलता है वो बताता है आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आपको रेमेडीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बता रहा है कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिली, सो इन दैट केस यू कैन गो एंड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट for your rights enforcement. It empowers citizen to move to Supreme Court for their rights enforcement. उनके राइट को एनफोर्स कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे आर्टिकल 32 के अंदर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द राइट्स एनफोर्समेंट। फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए हैं, अगर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, एनफोर्स नहीं हो रहा है, तो यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल 32। अब वो कौन कौन से 5 टाइप ऑफ रिट हैं वो अभी हम समझते हैं। 5 टाइप ऑफ रिट समझने के पहले एक बार देख लेते हैं रिट्स क्या हो गया। रिट इज़ अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर issued by a court to protect fundamental rights or ensure lawful exercise of public power. रिट मतलब ऐसा कुछ रिटर्न ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑर्डर, रिट। अब रिट के अंदर क्या है? रिटर्न ऑर्डर है। एक ऑर्डर आपको लिखा हुआ, ये हो गया ऑर्डर, एक पेज पे आपने कुछ लिख दिया, ठीक है, और कहीं ना कहीं ऑर्डर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट के थ्रू, और उसे आप क्या बोल रहे हो? यू आर कॉलिंग इट अ रिट। अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर दैट हैज़ बीन इशूड बाय द कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स और एंश्योर लॉफुल एक्सरसाइज और पब्लिक पावर, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स या फिर कोई लॉफुल एक्सरसाइज, इसके लिए अगर वो ऑर्डर पे लिखा गया है बाई कोर्ट तो इट इज़ कॉल्ड रिट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या है? रिट, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। लेकिन कोई नॉर्मल सी बात हो रही है, कोई आपका फंडामेंटल राइट्स के अलावा कोई इशू हो गया, तो उस केस में यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बीच में। अब आप जैसे जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो सुप्रीम कोर्ट आप देखोगे 5 तरीके के रिट इशू कर सकता है। वो 5 कौन कौन से हैं अभी हम उसको देखेंगे समझेंगे। इसके अलावा देखो आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो पावर टू इशू रिट। हाई कोर्ट भी अपने एक रिटर्न ऑर्डर कहीं ना कहीं इशू कर सकता है। अब हाई कोर्ट जो ऑर्डर इशू कर सकता है वो कौन कौन से डोमेन से आ सकते हैं? वो फंडामेंटल राइट तो हो ही सकता है, बट एट द सेम टाइम अदर लीगल राइट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लीगल राइट्स में क्या हो गया? जैसे स्टैट्यूटरी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। स्टैट्यूटरी मतलब कोई आरबीआई हो गया, कोई कंपनी सेबी, अगर नाबार्ड, इनसे कोई रिलेटेड वो सब स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनसे रिलेटेड कुछ इशू आ गया तो वहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट न जाते हुए यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि आर्टिकल ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर नहीं है, ये आर्टिकल 226 के अंदर मेंशन है। तो फंडामेंटल राइट आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इसका जो स्कोप है डेट इज़ वाइडर, क्योंकि इसके पास में फंडामेंटल राइट भी आ जा रहा है और अदर लीगल राइट्स भी आ जा रहे हैं। इसके साथ में हाई कोर्ट के पास में क्या है? हाई कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ दैट रिट। हाई कोर्ट के पास में आप लेके गए रिट,
हाई कोर्ट चाहे तो इशू करने से मना भी कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप लेके जा रहे हो कोई रिट तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट हैव टू वर्क ऑन इट, बिकॉज वो आपका फंडामेंटल राइट बन गया है। आर्टिकल 32 इज़ ऑल्सो द फंडामेंटल राइट, वो भी आपका अधिकार है, मतलब आपके अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार भी आपका अधिकार है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है। नैरो भले स्कोप हो इसका, लेकिन पावरफुल है, डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स। हेबियस कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी बाय ऑर्डरिंग द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस अ डिटेन पर्सन बिफोर अ कोर्ट। हेबियस कॉर्पस, देखो कॉर्प आपने देखा होगा, कॉर्प मतलब होता है बॉडी, तो हेबियस कॉर्पस का मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, आप पेश करो, बॉडी को पेश करो। टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी बाय ऑर्डरिंग द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस अ डिटेन पर्सन बिफोर द कोर्ट। अब क्या होता है, स्टेट के हाथ में अनलिमिटेड पावर, आप देखोगे पावर अनलिमिटेड नहीं है, बट कई बार वो अनलिमिटेड पावर जैसा उसका यूज़ करते हैं, आर्बिट्ररीनेस। तो उस केस में क्या होता है, उसके मतलब बहुत केस में क्या हो रहा है, कभी कभी डिटेन करके भी रख लिया गया है कोई व्यक्ति को और उसको बाहर ही नहीं आने दे रहे, उसको कहाँ पर है वो पता ही नहीं है। ठीक है, उसको कई स्टेट ने छुपा के रख लिया है, छुपा के या फिर डिटेन करके रख लिया है या अंडरग्राउंड कर लिया। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट हैज़ दैट पावर कि भाई आप इसको पेश करो, यू हैव टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट। तो क्या है, प्रोटेक्शन, इससे क्या हो जाती है, उसकी पर्सनल लिबर्टी कम से कम वो बाहर आ जाता है। टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी बाय ऑर्डरिंग द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस अ डिटेन पर्सन बिफोर द कोर्ट इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में भी इशू हो जाता है, और प्राइवेट इंडिविजुअल इलीगल डिटेंशन किसी को करके रखा गया है तो उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं ये इशू किया जा सकता है। मतलब अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी ने डिटेन करके रखा है तो उसके लिए भी, और अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी डिटेन करा है तो उसको भी बोल सकते हैं कि भाई पेश करो हैबियस कॉर्पस। की फीचर्स क्या है, फास्टेस्ट रेमेडी, भाई सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है, लेके आओ तुम तो बॉडी या फिर व्यक्ति को लेके आओ, दैट्स द मेन थिंग। प्रिवेंट इलीगल डिटेंशन, मनमाने तरीके से जो डिटेंशन हो सकता है उसको प्रिवेंट कर लिया। कैन बी फाइल्ड बाय एनीवन ऑन बिहाफ ऑफ द डिटेन पर्सन। अब डिटेन पर्सन है वो तो अंदर है, जेल के अंदर है या फिर जहाँ पे भी हो रहा है डिटेन करके रखा गया, तो वो कैसे करेगा, तो उसके बिहाफ पे एनीवन कैन गो एंड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो फंडामेंटल राइट का आपका अगर वायलेशन हो रहा है तो। एग्जाम्पल, इलीगल पुलिस कस्टडी विदाउट लीगल प्रोसीजर, आपको यह पुलिस कस्टडी के अंदर इलीगल तरीके से रखा गया है विदाउट लीगल प्रोसीजर, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ऑर्डर दे सकते हैं पुलिस स्टेशन को, पुलिस को, कि भाई पेश करो बॉडी को जल्द से जल्द। इसके बाद में आप देखोगे सेकंड वाली मैंडामस। मैंडामस का मतलब हो रहा है वी कमांड। अब अगर इसका पर्पस देखोगे, डायरेक्ट्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इज लीगल ड्यूटी विच इट हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। ठीक है, हर पब्लिक अथॉरिटी के एक वर्क होता है, एक उनकी ड्यूटी रहती है, ऑब्लिगेशंस रहता है जो उनको परफॉर्म करना है, लीगल ड्यूटी। ठीक है, वो पब्लिक अथॉरिटी मतलब लीगल एक्ट से बनी है, उनकी कुछ ना कुछ ड्यूटी तो है, अथॉरिटी मतलब कोई ना कोई रोल है उनका, तो उनके रोल को परफॉर्म करने की जब बोला जाता है कि आपका ये रोल है, आप ये परफॉर्म करो क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं, मैंडेटरी। मैंडेमस को आप थोड़ा सा याद कर लो, मैंडेटरी से मैंडेमस, मैंडेट। ठीक है, मैंडेट करा देना, तो कमांड दे रहे हैं हम कि भाई तुम काम करो, ये वाला मैंडेट जो तुम्हारा काम है ये शुड बी डन। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट में कोई पर्सन, लेट से IRS IPS है, काम नहीं कर रहा है तो भाई करो, इट्स योर लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म। स्टेटूटरी बॉडीज़ के अगेंस्ट से भी RBI नाबार्ड इनके थ्रू भी, इनके लिए भी कहीं ना कहीं ये इशू किया जा सकता है। नॉट इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट इंडिविजुअल को भी बोल नहीं सकते कि आप क्या करो मैंडेमस, क्योंकि भाई ये पब्लिक अथॉरिटी की बात हो रही है, प्राइवेट को नहीं बोलेगे कि ये तुम्हारा मैंडेट है तुम काम करो, तुम रोज़ सुबह 6 बजे उठते हो तो तुम्हारा मैंडेट है कल भी उठो, इस तरीके से नहीं बोल सकते हम, प्राइवेट को आप परफॉर्म करने के लिए नहीं बोल सकते।
नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कोई भी स्टैट्यूट से नहीं बनी है, कोई भी एक्ट से नहीं बनी है, तो आप उसको भी बोल नहीं सकते हैं कि ये आपका मैंडेट है, यू हैव टू वर्क। गवर्नमेंट रिफ्यूजिंग टू इशू अ लाइसेंस डिस्पाइट लीगल एंटाइटलमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के पास आप गए कि लाइसेंस दे दो मेरे को, फूड लाइसेंस दे दो, ठीक है, मैंने ये सब डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जितने होने चाहिए सब डॉक्यूमेंट लेके आ गया हूँ, फिर भी वो आपको लाइसेंस नहीं दे रहे, आनाकानी कर रहे हैं, तो यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट विल इशू द रिट ऑफ मैंडेमस अगेंस्ट देम। इसके बाद है प्रोहिबिशन टू फॉरबिड पर्पस इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। अब क्या हो रहा है प्रोहिबिशन में, क्या हो रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। प्रोहिबिट किसको करेगा, तो बड़ा वाला छोटे वाले को कर सकता है, छोटे वाला बड़े वाले को तो बोल नहीं सकता है। तो बड़ा वाला जो है सुपीरियर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को बोलता है कि भाई रुको, प्रोहिबिट करो, अपना जो काम कर रहे हो उसको रोक दो जरा सा, आप अपने डोमेन का ब्रीच कर रहे हो या फिर आप गलत दिशा में जा रहे हो, तो यू लेट बी प्रोहिबिट। नेचर कैसा इसका, प्रिवेंटिव है, इशूड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, अ ट्रिब्यूनल हियरिंग अ केस बियॉन्ड इट्स लीगल अथॉरिटी। कोई ट्रिब्यूनल के पास में कोर्ट केस गया है तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उसे ऑर्डर बोल सकते हैं कि भाई रुक जाओ ज़रा, लेट इट लेट स्टॉप योर सेल्फ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो, क्योंकि उनका वो डोमेन नहीं है। इसके बाद में सर्टियोररी टू बी सर्टिफाइड पर्पस इशूड टू क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल पास विदाउट और इन एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे जो है लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल के जो कहीं ना कहीं उनका जो प्रोनाउंसमेंट है, उनका जो ऑर्डर है, उनका जो रिज़ल्ट और जो डिक्री आई है कोर्ट से, लोअर कोर्ट से हो सकता है या तो फिर ट्रिब्यूनल से हो सकता है, तो अगर वो उनके जुरिडिक्शन के बाहर हो रही है या फिर उसके अगेंस्ट में जा रही है, तो ऐसे के अगेंस्ट में दे कैन इशू अ सर्टिफाइड, सॉरी दे कैन सर्टिफाइड एंड क्वेश कर सकते हैं उसको। ठीक है, सर्टिफाइड, इसको आप क्या कर बोलोगे, सर्टियोररी। ठीक है, टू इशूड अ डिग्री फॉर क्वेशिंग दैट ऑर्डर, क्वेश ख़त्म करने के लिए आप ये इशू कर रहे हो। करेक्टिव नेचर आपको देखने को मिलेगा, इशूड आफ्टर ऑर्डर इज पास्ड। ठीक है, कोई भी ऑर्डर पास हुआ है तो उसके बाद में इशू होगा कि भाई क्वेश, क्वेश तो बाद में ही होगा ना, पहले थोड़ी हो पाएगा। पहले आप पहले कहाँ पे कर सकते हो, आप पहले आप प्रोहिबिशन में कर सकते हो। ठीक है, पेंडेंसी बाकी है, प्रोसीडिंग बाकी है, उसकी पेंडेंसी, उसके पहले ही आप बोल दो कि भाई रहने दो, ये वाला हमें ट्रांसफ़र कर दो, तो प्रोहिबिशन आपको पहले ही मना कर दिया। लेकिन अगर आपने काम कर दिया उसके बाद में सर्टियोररी कि भाई इसको जो आपने काम किया उसको करेक्ट करो, उसको क्वेश करो। ठीक है, लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन, एरर ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस का ग्राउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट द फिफ्थ वन, दैट इज़ क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। भाई किस बेस पर, क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने जो भी डिसीजन लिया है बाय व्हाट अथॉरिटी आपको आपने ये लिया है। पर्पस क्या है, क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस इशूड अगेंस्ट एनी पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस विदाउट लीगल अथॉरिटी। कोई भी पर्सन जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है विदाउट लीगल अथॉरिटी, उसके पास में लीगल है ही नहीं। कल मान लो आपने देखा होगा फेक आईपीएस, फेक आईएएस, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। पुलिस स्टेशन पूरा फेक, आपको जैसे वो ग्वालियर और चंबल वाले एरिया में पुलिस स्टेशन पूरा की पूरा पुलिस स्टेशन ही फेक है। ठीक है, सब कुछ है वहाँ पे, पूरा एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द लीगल एस्पेक्ट, लेकिन वो अपने आप में पूरा पुलिस स्टेशन ही फेक। तो भाई क्या अथॉरिटी तुम्हारे पास में, अथॉरिटी क्या है, ये बैठने की या काम करने की, तो ये आपको किस तरीके से मिलेगा, व्हाट इज़ दैट रिट, दैट इज़ क्यू वारंटो। नो पर्सनल इंटरेस्ट इन रिक्वायर्ड प्रिवेंट अजप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। उsurपेशन मतलब कहीं ना कहीं आप उसको, आपने पूरा अधिकार कर लिया है पब्लिक ऑफिस का, तो उसको रोकने के लिए ये आप देखने को बोलेंगे कि भाई रुक जाओ, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस वर्क। अपॉइंटमेंट मेड विदाउट फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन, भाई क्वालिफिकेशन फुलफिल ही नहीं हो रही उसके और आपने अपॉइंटमेंट कर दिया है, तो फिर उसको बोलेंगे रुक जाओ ज़रा,
किस अथॉरिटी से आपने इनको अपॉइंट किया है, एक बार ज़रा बता दो। तो क्या हो गया, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यू वारंटो, दीज आर द 5 रिट। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हैबेस कॉर्पस, रिलीज फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। मैंडेमस, मैंडेटरी, ऑर्डर टू परफॉर्म ड्यूटी, भाई मैंडेटरी आपकी ड्यूटी परफॉर्म करो। प्रोहिबिशन, स्टॉप लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग पावर, भाई प्रोहिबिट, अपने आप को रोको, ज़्यादा बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इस तरीके से प्रोहिबिशन हो गया। सर्टियोरी, क्वेश कर देना ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। क्यू वारंटो, क्वेश्चनिंग लीगलिटी ऑफ होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, भाई किस अधिकार से आप ये ऑफिस में बैठे हो। तो ये क्या हो गया, 5 आपको रिट देखने को मिलेगी। दैट हैज़ बीन दैट जनरली इशूड बाय, या फिर दैट इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। हेबियस कॉर्पस आप देखोगे, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि कॉर्पस, कॉर्प्स मतलब कहीं ना कहीं बॉडी की बात हो रही है, तो पेश करो बॉडी को, यू आर टू कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, ब्रिंग द बॉडी, तो बॉडी को लेके आओ। क्या ये जो हैबेस कॉर्पस है ये सस्पेंड हो गया था इमरजेंसी में, क्योंकि इमरजेंसी में तो आप बोल सकते थे सुप्रीम कोर्ट के पास में कि ये व्यक्ति को उन्होंने लीगल डिटेन करके रखा है और आप इशू करो हैबेस कॉर्पस कि भाई बॉडी को लेके आओ। बॉडी मीन्स कहीं ना कहीं वो पर्सन को लेके आओ हमारे सामने जिस भी स्थिति में। तो उस समय ये इमरजेंसी के समय पे हैबेस कॉर्पस सस्पेंड किया गया था क्या, यस। हैबेस कॉर्पस ये क्या होता है क्या नहीं होता है, डिटेन सब उसको हटा दिया वहाँ से। तो सस्पेंडेड, हेबियस कॉर्पस सस्पेंडेड कर दिया था। बट आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1978 आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एज आर्टिकल 21 रिमेन एनफोर्सेबल एट ऑल द टाइम। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ जो है वो हमेशा ही वैलिड रहता है। तो भाई आप क्या सस्पेंड नहीं कर सकते हो किसी का आर्टिकल 21, इमरजेंसी हो या कोई भी सिचुएशन हो। तो 44 अमेंडमेंट एक्ट ने जो भी 42 में गलतियाँ करी थी उसको वापस से रिवर्स बैक कर दिया। ठीक है, 42 किसके समय पे हुई थी, इंदिरा गांधी जी के समय पे। तो 44 में क्या हुआ, ये इन्होंने इमरजेंसी जब लगाया था तो ये सब किया था। ठीक है, 1976 के अंदर, और ये 1978 की बात है। तो जितना भी इन्होंने गड़बड़ करी थी वो फिर 2 साल बाद उसको रिकरेक्ट करने की आपको कोशिश देखने को मिलती है। Writs ensure judicial control over executive and administrative actions, making fundamental rights meaningful and enforceable. जुडिशियल कंट्रोल को एक्सरसाइज करता ही है ओवर एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, कि भाई आपका जो एक्शन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जुडिशरी को थोड़ा सा हायर पेडेस्टल पे रखता है। जुडिशियल पूछ सकती है, आपके एनफोर्स करवा सकती है। मेकिंग फंडामेंटल राइट मीनिंगफुल एंड एनफोर्सेबल, भाई जब तक वो मीनिंगफुल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है तो उसका मतलब नहीं है। केशवानंद भारती केस की बात करें, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हमने क्या देखा था SR बोम्मई केस के अंदर, सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या आ गया, केशवानंद भारती केस के अंदर उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट किसका अंदर आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस एंड सेविंग यहाँ पे रखे गए हैं अंडर आर्टिकल 33, 34, 35। हमने क्या देखा था पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स, इसके अंदर हमने क्या देखा था आर्टिकल 32 से 13 से लेके आर्टिकल 35 तक के। इसके अंदर आर्टिकल हम देखेंगे, सॉरी आर्टिकल 12 से लेके है, और आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक के हम देखे थे हमने कि राइट्स आपको देखने को मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब 33, 34, 35 के अंदर फंडामेंटल राइट नहीं बताते, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे क्या करेंगे वो सब, उसके बारे में बोल बच्चन थोड़ी सी हुई है, कहाँ पे लग सकता है कहाँ पे नहीं लग सकता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंड सेविंग प्रोविजन, पार्लियामेंट के अंदर रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट फॉर आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसी। इंटेलिजेंस एजेंसी बोले कि मेरे को ह्यूमन डिग्निटी चाहिए, मेरे को तो घूम सकता हूँ मैं और अपना प्रोफेशन बता सकता हूँ, इस तरीके से जो भी है। तो भाई उनके फंडामेंटल राइट जो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल दोज थिंग, उसको आर्म फोर्स के, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी के जो फंडामेंटल राइट्स है दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये क्या हो गया आर्टिकल 33। 34 टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ लग रहा है तो उस समय पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मार्शल लॉ मतलब कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं वहाँ देखोगे कि बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ चुकी है।
तो फंडामेंटल राइट्स ये सब चीज़ों को वहाँ पे थोड़ा सा पीछे कर दिया जाता है। अगर आप देखोगे कारगिल वॉर हो गया या फिर जो भी अभी लेटेस्ट में जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं, तो अगर मार्शल लॉ लगता है ऐसे बहुत ही रैंडम चांसेस हैं, लेकिन तो वहाँ पे आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स आपके रेस्ट्रिक्ट, कि आप बोल नहीं सकते, प्रवचन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, आपकी बातचीत नहीं हो सकती, बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं ड्यूरिंग द मार्शल लॉ। 35 की बात करें, एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर गिविंग इफेक्ट टू पार्ट 3 प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट। ठीक है, तो भाई पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए कि किस तरीके से वो किस तरीके से पार्ट 3 को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पार्ट 3 बोले तो फंडामेंटल राइट्स, और जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको फिर पनिशमेंट दिया जाए, इस तरीके से आर्टिकल 35 टॉक्स अबाउट। इसके बाद में आ गया आर्टिकल 31। हमने आर्टिकल 30 तक देखा था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाला, उसके बाद में हमने देखा सीधे 32। आर्टिकल 31 हमारा गायब हो गया, तो आर्टिकल 31 कहाँ पर है, लेट अस सी। आर्टिकल 31 पहले था राइट टू प्रॉपर्टी, वो रिमूव कर दिया है आर्टिकल 31 के अंदर। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे सरकार को लैंड की जगह ज़रूरत पड़ती जा रही है फॉर एक्सपांशन, फॉर मिलिट्री हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो लेकिन प्रॉपर्टी तो सबके पास में लिमिटेड है, सबके पास में अपनी अपनी है, कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा के उसको लीगल राइट कर दिया है। आर्टिकल 31 guaranteed that right to property, protecting individuals from deprivation of property without authority of law and providing compensation for compulsory acquisition। ठीक है, आपको क्या बोला कि सीधे आप यहाँ से आप हट जाओ इस तरीके से, तो प्रॉपर्टी आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही छीन ली। आर्टिकल 31 उसको क्या कर रहा है, उसको आपको गेन करा रहा है कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। जो भी बात हो, प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे वो इम्प्लीमेंटेशन डीपीएसपी और अलग अलग चीज़ स्टेट पॉलिसीज़ के बहुत सारे मेजर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था बिकॉज ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। सब अपने अपने प्रॉपर्टीज़ भले आधा एकड़ एक एकड़ जो भी हो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, उसके ऊपर लगाव करके रखा हुआ है। नंदलेस आर्टिकल 31 guaranteed that right to property, protecting individual from deprivation of poverty without authority of law and providing compensation for compulsory acquisition। ठीक है, कहीं ना कहीं ये डिप्रिवेशन ऑफ पावर प्रॉपर्टी, जो उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने कमाई है, जितनी पहले से चलते आ रही है, उससे वो डिप्राइव नहीं किया जा सकते, वो कहीं ना कहीं उनके पास में वो रहेगी ही। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम डिप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी का डिप्रिवेशन नहीं होगा विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं होगा। It was removed by the 42nd Constitutional Amendment Act 1978 and property is now a legal right under Article 300A, not a fundamental right। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या हो गया, ये फंडामेंटल राइट से हटके कहाँ पे आ गया, लीगल राइट पे ये आ चुका है। देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस एंड एक्सेप्शंस एंड सस्पेंशंस। राइट्स अंडर आर्टिकल 19 can be suspended during national emergencies। आर्टिकल 342 क्या है, राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाई आप किसी के जो ग्रुप फॉर्मेशन वाला है कि यू कैन फॉर्म यूनियन एसोसिएशन, ये सब कहीं ना कहीं उस समय रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। आर्टिकल 2021 टॉक्स अबाउट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 2021 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। इसके साथ में आर्टिकल 30 अलाउस रेस्ट्रिक्शन ऑन आर्म फोर्सेस। 33 हमने देखा था, 33 किस तरीके से आर्म फोर्सेस, मिलिट्री और ये सब के ऊपर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस हमने ये देख लिए। 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 33 हो गया। इसके अलावा डॉक्ट्रिन कौन कौन सी बार बार मेंशन हो रही है, दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस के अंदर इन्होंने बोला है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर को आप उसके अगेंस्ट में बात नहीं कर सकते। इसके साथ में आपको एक और डॉक्ट्रिन मिल जाएगी, सेवरेबिलिटी।
सेवरेबिलिटी के अंदर हम देख चुके हैं आर्टिकल 13 कहीं ना राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है, ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनली पोर्शन इनवैलिड। अब सेवरेबिलिटी के अंदर क्या होता है, आर्टिकल 13 के अंदर क्या हो रहा है, हमने देखा था स्टेट और ये सब जो डेफिनेशंस होती है उसके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिकल 13 के अंदर से ही हमने एक निकाला है, दैट इज़ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसके अंदर क्या हो रहा है कि वही पोर्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है वो वाला पार्ट ही डिलीट होगा, बाकी सब वैलिड रहेंगे। तो ओनली दोज पार्ट दैट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, वो वाले पार्ट को हटा देना है, उसको ध्यान नहीं देना है। एक्लिप्स की बात करें, आर्टिकल 13 लॉ डॉर्मेंट टिल इनकन्सिस्टेंसी रिमूव्ड। ठीक है, जो 1950 के पहले आप देखोगे बहुत सारे कानून थे, बहुत सारे लॉज थे, बहुत सारे एक्ट्स थे। तो जब वो 1950 के अंदर रिपब्लिक डे के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद में क्या हो रहा है, एक्लिप्स अब क्या हो रहा है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल जाता है पुराने लॉज का। अब उस केस में क्या कहिए कि पुराने जो लॉज आ रहे हैं उसके अंदर कोई इनकन्सिस्टेंसी है तो उसको पहले रिमूव कर दिया जाए और उसके बाद में ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जाए। तो क्या हो गया, सेवरेबिलिटी एंड एक्लिप्स। इसके बाद में वेवर नॉट अलाउड, नो वन कैन वेव फंडामेंटल राइट। इसके अंदर आपको वेवर वगैरह नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी मेंस के अंदर आप देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया था, डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रेदर इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं देखने को मिल रही, रेदर इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब ये तो आ गया फंडामेंटल राइट के ऊपर से तो नहीं आया है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से देखने को समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं है, ये टसल चल रही है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर वाली टसल आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कि बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेस किस तरीके से होंगे, क्या नहीं होगा। आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एज वेल, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 19 अप्लाइज टू सिटीजन ओनली, ये भी सही बात है। बाहर वाला स्पीच एक्सप्रेशन कुछ भी बोले ज़रूरी नहीं है। समरी देख लेते हैं, सिटीजनशिप 5 से 11 आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में हम बात करी थी। इसके बाद में इक्वलिटी की बात करते हैं, 14 से 18 इंदिरा सॉनी हो गया। यहाँ पे फेयरनेस की बात आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ में फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, मनका गांधी केस, राइट्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, मियर एनिमल प्रेजेंस इज़ नॉट द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये हमने मनका गांधी के अंदर देखा था कि यू हैव द राइट एंड ट्रिनिटी ऑफ राइट की बात करी थी, 14, 19 एंड 21। इसके बाद में एक्सप्लॉयटेशन 23 के अंदर बॉन्डेड लेबर आ जाते हैं, 24 के अंदर चाइल्ड आ जाते हैं, चाइल्ड लेबर अंडर एज ऑफ 14 इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड माइंस, फैक्ट्रीज एंड माइंस। 24 के अंदर क्या था कि बिलो 14 लेवल, तो 14 और 24 एक ही बैठ रहे हैं। 23 से कन्फ्यूज़न नहीं करना है, 23 इज अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसके बाद में रिलीजन 25 से 28, सेकुलरिज्म, मुंबई SR मुंबई केस 1992। इसके बाद में कल्चर एंड एजुकेशन 29-30 की बात आर्टिकल के अंदर आप देखा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात ये करता है। और इसके बाद में रेमेडीज़ आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या आपने देख लिया, एक क्विक समरी हमने देख ली। इसके बाद में विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास में DPSP से पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स भी उसके बाद में हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कवर किया। आज की क्लास में क्या कवर किया, 25 से लेकर 32 तक के, उसके बाद में 33, 34, 35 ये भी हमने आज की क्लास में देखा। ठीक है, तो हमारा अभी थर्ड पार्ट के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स था वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कल स्टार्ट करेंगे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्लो जा रहा है लेकिन नो इश्यूज़, कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे देखते जाइए, एब्जॉर्ब करते जाइए। आप 1-2 बार देख लोगे, 2 बार देखोगे, मोर देन चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और अगर आप नोट्स को भी रिफ़र कर रहे हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपको देखने को मिलती है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, एक बार आपको बता देता हूँ मैं कि आई एम रनिंग अ कम्प्रहेंसिव प्रीलिम्स 2026 बैच। इसके अंदर हम 6 सब्जेक्ट कवर करेंगे। पॉलिटी से देखो स्टार्ट किया, पॉलिटी करेंगे, इकोनॉमी करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके साथ में वी विल ऑल्सो कवर एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। अगर हम बात करें 2025 के अंदर 90+ क्वेश्चन इसी में से आए थे, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। करंट अफेयर वाला भी तो जो डोमेन देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी स्टैटिक वाला एलिमेंट आपको था ही, तो वो इजीली स्टैटिक अगर आपका स्ट्रांग है तो वो पेपर क्रैक हो सकता था आपका। ठीक है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए अब जैसे मेरे पास में 6 प्रीलिम्स क्लियर करने का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी चीज़ें जो रहती है निटी ग्रिटीज़ कहीं ना कहीं मुझे वो धीरे धीरे समझ में तो आई है। मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ में शेयर किया जाए, और जो भी क्वालिटी कंटेंट है जहाँ पे भी सब्जेक्ट में जहाँ पे भी मैं प्रोवाइड कर सकूँ वैसी मेरी कोशिश है आपको प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो ये अभी हमारा पॉलिटी के लेक्चर चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम अदर सब्जेक्ट भी कवर करेंगे बाय मार्च 2026। ये प्लान अभी तक के चल रहा है। ठीक है, तो किसी को ज्वाइन करना है तो माइंड्स ऑफ यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप बता सकते हैं, डिटेल में आपको वहाँ पे हम बता देंगे। ठीक है, तो एक बार देख ही लीजिए। डिटेल बात करें तो 6 सब्जेक्ट 6 के अंदर 5999 के अंदर आपको प्राइस देखने को इसकी मिलेगी, बट 50% ऑफ के अंदर अभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो 3000 जस्ट 2999 के अंदर आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। 500 रुपये एक पे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, 500 रुपये तो ऐसे ही आप कहीं पे बाहर खाने जाओगे 2-3 हज़ार तो ऐसे ही उड़ जाएंगे, उतने में तो आपका कोर्स हो जा रहा है पूरा यूपीएससी का। ठीक है, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार लेक्चर्स देख लीजिए, समझ में आ जाए तो बिल्कुल आप आगे बढ़ाइए। ठीक है, ठीक है, आइडल नहीं बैठना है कि मिल जाएगा सब यहीं पे यूट्यूब पे, ज़रूरी नहीं है। ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, पीडीएफ वगैरह पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।